आज मकसद जो है वो आवाम के साथ शेयर करना है कि जो गैस प्राइसेस बढ़ी हैं इसकी क्या वजूहात हैं। ये बहुत बड़ा फ़ैसला था, आसान फ़ैसला नहीं था, लेकिन ये एक मजबूरी में, मुल्क के मफाद में ये फ़ैसला करना ज़रूरी था। और आज मकसद ये है कि आप लोगों के साथ और आवाम के साथ शेयर करना कि इस फ़ैसले का बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों करना पड़ा। तो हमने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। इस प्रेजेंटेशन की कॉपी आपको बाद में दे देंगे, लेकिन उसको हम अभी स्क्रीन पे चला लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर आवाम के सामने आए। और जो गैस प्राइस इंक्रीज़ हुई है डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर सार्फिन की, वो भी हम शेयर कर लेंगे। ये जो पहली स्लाइड है इसके अंदर हम आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो गैस गवर्नमेंट ख़रीदती है या हमारे मुल्क में निकलती है, जो पेमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ती है और सामने जो गवर्नमेंट कंज्यूमर से चार्ज करती है, उसमें कितना फ़र्क है इस साल के लिए। पहली लाइन में है रेवेन्यू रिक्वायरमेंट। ओगरा की जो रिक्वायरमेंट है वो इस साल की है 697 अरब। ये रकम अगर सुई नॉर्दर्न और सुई साउथ को मिलेगी तो वो अपना ख़र्चा निकाल सकेंगी और गैस ख़रीद सकेंगी आवाम के लिए। तीसरी लाइन में जो है RLNG डाइवर्जन 210 अरब। ये जो 210 अरब जो RLNG डाइवर्जन है, ये आज से चंद साल पहले पाकिस्तान में नहीं थी इसकी ज़रूरत। और इसकी वजह यह है कि चंद साल पहले पाकिस्तान में नेचुरल गैस, हमारे अपने ज़ख़ायर इतने थे कि अपने ज़ख़ायर से ही हम गैस पूरी आवाम को दे देते थे, इंडस्ट्री भी चला लेते थे। पिछले 10 सालों से पाकिस्तान में हर साल गैस जो हम अपने ज़ख़ायर निकालते हैं वो कम होते जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज जो हम ऑयल और गैस निकाल रहे हैं और आज से 10 साल पहले जो ऑयल और गैस निकाल रहे थे, आज हम 1000 अरब से कम निकाल रहे हैं। 1000 अरब रुपए का डिफरेंस है $3.5 बिलियन का। तो चूँकि हम ऑयल और गैस दोनों कम निकाल रहे हैं, इसलिए हमें ये RLNG इंपोर्ट करनी पड़ती है दुनिया से, ताकि गैस फराहम की जाए इंडस्ट्री को, फर्टिलाइज़र को और आवाम को। और ये महंगी गैस होती है। इसकी कीमत जो है वो जो लोकल गैस है हमारी, उसकी दुगनी से भी ज़्यादा इसकी कीमत है। और ये जब आवाम को दी जाती है तो इसमें जो फ़र्क आता है इसकी कॉस्ट में और इसकी प्राइस में, वो 210 अरब का आता है। अब लास्ट लाइन में देखें जो स्टेटमेंट लिखा है कि अगर ये गैस प्राइस इंक्रीज़ ना होती तो जो रेवेन्यू है जो सुई कंपनीज़ का है वो होता 513 अरब, जबकि रिक्वायरमेंट है 916 अरब की। तो 400 अरब का नुकसान होता। उसमें से 191 अरब तो नुकसान होता हमारे अपने ज़ख़ायर के ऊपर और 210 अरब नुकसान होता RLNG के ऊपर। तो इस स्लाइड का मकसद ये है बताना कि हम माजी में जो हमारी पॉलिसी थी उसके हिसाब से हम इस साल भी जो चार्ज करने वाले थे अपने लोगों से, अपनी इंडस्ट्री से, वो चार्ज हम करते 513 अरब और हमारी कॉस्ट थी 916 अरब। तो अगर ये कीमतें ना बढ़ती तो पाकिस्तान को इस साल भी 400 अरब का नुकसान होता, जिस तरीके के माजी में हुआ है। तो ये प्राइसें, अगर मुल्क का नुकसान ख़त्म करना ज़रूरी है तो ये बहुत ज़रूरी था। अगर माजी में कीमतें हर साल आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट की जाती तो आज इतना ज़्यादा इंक्रीज़ ना करना पड़ता हमें, लेकिन चूँकि पिछले सालों में प्राइसेस नहीं एडजस्ट की गई इसलिए ये बढ़ाना पड़ा। नेक्स्ट जी। अब ये जो स्लाइड है ये आपको बता रही है कि हमारी जो मुल्क की दो कंपनीज़ हैं, सुई नॉर्थ और सुई साउथ, जो नीचे जो ऑरेंजिश जो है कलर, वो सुई नॉर्थ का नुकसान है और जो ऊपर ब्लू में है वो सुई साउथ का नुकसान है। अगर आप देखें 2013-14 में, आज से 10 बरस पहले, टोटल जो नुकसान था इन कंपनीज़ का, जो डिफरेंस था इनकी कीमत में और इनकी कॉस्ट में, वो 18 अरब का था सालाना। आज से 10 साल पहले ये दोनों कंपनीज़ जो है उनका 18 अरब का नुकसान था। फिर आप देखें हर साल ये नुकसान बढ़ता गया है, क्योंकि हर साल नुकसान का अमाउंट भी ज़्यादा होता गया और माजी का नुकसान भी रिकवर नहीं हुआ। तो आज की तारीख में 10 बरस में आज जो हम खड़े हुए हैं 2022-23, जो पिछले साल था 2022-23, वो 879 अरब का नुकसान हो चुका है। तो 10 साल पहले इन दो कंपनीज़ को जो नुकसान हो रहा था 18 अरब का, वो आज 879 अरब पिछले 10 साल का नुकसान है। ये तो 10 साल में जमा होते होते 879 अरब का नुकसान इन दो कंपनीज़ को सिर्फ हमारे मुल्क की जो ज़ख़ायर हैं उस गैस के ऊपर है। अगर इसमें हम RLNG ऐड करें, बाकी चीज़ें ऐड करें, पूरी पेट्रोलियम चेन के नुकसान ऐड करें, तो वो आज 2100 अरब पे पहुंच चुका है। यह हमने सिर्फ दो कंपनीज़ का दिखाया आपको,
टोटल 2100 अरब का नुकसान पे पाकिस्तान आज की तारीख में पहुंच चुका है पेट्रोलियम सेक्टर में। नेक्स्ट स्लाइड जी। अगर ये नुकसान हम रिकवर नहीं करेंगे, अगर हम गैस प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, तो आम आदमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे मुल्क पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये डिस्कस करना ज़रूरी है। कि एक सवाल ये हो सकता है कि भाई प्राइस ना बढ़ाएं, ऐसे ही चलने दें सिस्टम को, लेकिन अगर ऐसे ही चलने देंगे तो इसके नताइज क्या होंगे, ये भी हम डिस्कस कर लें। पहली बात, हम सब जानते हैं कि मुल्क में सर्कुलर डेट जो कि नुकसान है पेट्रोलियम सेक्टर का, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो वो बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं, और एक दिन पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं होंगे देने के लिए, तो उसको रोकना तो ज़रूरी है। इस प्राइस इंक्रीज़ के बाद हमारे पूरे पेट्रोलियम सेक्टर में सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा। तो ये फ़ैसला जो है वो सर्कुलर डेट को ना बढ़ाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ैसला है। आज की तारीख में पाकिस्तान में पूरे एनर्जी सेक्टर में सर्कुलर डेट बढ़ना रुक गया है। पेट्रोलियम सेक्टर में कोई नुकसान भी नहीं है, पावर सेक्टर में नुकसान है जो कि बजट से आता है, और अब हमारी कोशिश है कि हम उसको भी ख़त्म करें और कम से कम लेके जाएं। दूसरी चीज़, पिछले 10 सालों में जैसे मैंने कहा कि हम अपने ज़खायर ऑयल और गैस के जो निकाल रहे हैं वो 1000 अरब से कम है। वो क्यों कम है? क्योंकि जब नुकसान हो रहा था पाकिस्तान को, तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे उन कंपनीज़ को देने के लिए जो कि ऑयल और गैस निकालेंगी, क्योंकि नुकसान था। जब उन कंपनीज़ को पैसे नहीं मिल रहे थे तो वो मुल्क के ज़खायर जो है वो एक्सप्लोर ही नहीं कर रही थी। तो मुल्क में जो ऑयल एंड गैस कम निकल रहा था, और जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पिछले कोई 10 सालों में पाकिस्तान में जितनी इंटरनेशनल कंपनीज थी, 4 के अलावा सारी मुल्क छोड़ के चली गई हैं। तो हमारे अपने ज़खायर हम नहीं निकाल पा रहे थे उस नुकसान की वजह से। तो उसका नतीजा क्या था, वो है तीसरा पॉइंट। जब अपने ज़खायर नहीं निकालेंगे तो आपको बाहर से गैस और ऑयल मंगवाना पड़ेगा। तो हमारी इंपोर्ट बिल बढ़ रहा था। आज जो हम गैस LNG जैसे मैंने बयान किया वो मंगवाते हैं, वो इसलिए मंगवाते हैं कि हमारे अपने ज़खायर नहीं है। तो हमारी महंगी इंपोर्ट बढ़ रही थी जिसमें हमारा डॉलर इस्तेमाल हो रहा था। चौथी चीज़ ये कि हमारे मुल्क में जो सालाना खसारा होता है बजट का, वो बढ़ रहा था इस नुकसान की वजह से, राइजिंग फिस्कल डेफिसिट। उसका क्या इम्पैक्ट था? जब वो सालाना खसारा बढ़ रहा था तो हमें उधार लेना पड़ता था, और उस उधार की वजह से हमारे मुल्क में सूद की शरह और इन्फ्लेशन, महंगाई दोनों बढ़ रहे थे। अगर आप राइट साइड पे ऊपर ये रेड में जो बार चार्ट्स हैं उसको देखें, तो ये पिछले साल के मुकाबले में इस साल हमारे मुल्क में जो महंगाई है उसका ग्राफ है, उसके बार्स हैं ये। जनवरी 2022 में पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह थी वो 13% थी, और जनवरी 2023 में 27% थी। और इस साल आज से कुछ अर्से पहले तक आपको ख़ुद को मालूम है कि महंगाई किस तरीके से बढ़ी है। अब माशाल्लाह पिछले एक आध महीने से महंगाई कंट्रोल में आना शुरू हुई है। तो ये जो स्टेप लिए गए हैं, ये आने वाले वक्तों में महंगाई को रोकना, शरह सूद को कंट्रोल करना, पाकिस्तान का खसारा कम करना, और हमारे मुल्क के ज़खायर को एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूरी था। नीचे अगर आप देखें जो सर्कुलर डेट का मैंने नंबर आपको दिया था कि वो कितना बढ़ चुका है, वो अभी 2100 अरब पर है प्रिंसिपल, और अगर इसको हम ना रोकते तो इस साल जून तक ये 2480 अरब तक हो जाता। आगे चलें जी। अब जो हमने गैस प्राइस बढ़ाई है उस पर बहुत सारे डिफरेंट एनालिसिस हो रहे हैं, तो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं एग्जैक्टली कितनी गैस प्राइस बढ़ी है किस सेक्टर के ऊपर। जो हमारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स हैं, जो घरों के ऊपर है, उसमें 57% जो आबादी है, 57% जिनके पास कनेक्शन है, उनके गैस की जो कीमतें हैं, टैरिफ वो नहीं बढ़ा। उनका फ़िक्स चार्ज हमने 400 रुपये लगा दिया है। पहले 10 रुपये था, वो 400 कर दिया है। अगर हम इन 57% का टैरिफ बढ़ाते तो उनके ऊपर इनके बिल बहुत ज़्यादा हो जाते। हमने इनके ऊपर फ़िक्स चार्ज 400 रुपये का लगाया ताकि 57% आवाम पर बोझ ना पड़े। इसके बाद जो इनका जो मैक्सिमम बिल आएगा वो तकरीबन 1300 रुपये आएगा। इससे ऊपर बिल किसी का भी नहीं आएगा। इन 57% आवाम में हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके अलावा इन 57% के अलावा बाकी जो कंज्यूमर्स हैं, वो जिस जिस तरीके से उनका कंजम्पशन बढ़ता है उसी तरीके से उनका टैरिफ बढ़ेगा। जो ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसका ज़्यादा टैरिफ होगा, क्योंकि वो अमीर घराने होंगे, और जो मिडिल क्लास होगी जिसका कम होगा उसका कम टैरिफ होगा। तो हमने इनकम लेवल को अटैच किया है यूसेज को देखकर कि टैरिफ किस तरीके से बढ़ेगा। जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा टैरिफ देगा, और जो गरीब आदमी है उसको ऊपर कम चार्ज होगा। और इसका आगे जाके हम इसका आपको नंबर्स बताते हैं, 2-3 स्लाइड्स के बाद वो भी आ रहा है। सेकंड कैटेगरी है रोटी तंदूर, जहाँ पे रोटी मिलती है आम आवाम को, उसके रेट हमने बिल्कुल नहीं बढ़ाए।
और ये रेट बिल्कुल सेम है, उस पर कोई इंक्रीज़ नहीं हुई है। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि तंदूर में जो रोटी मिलती है उसकी कीमतों में गैस में कोई इजाफा नहीं हुआ है, तो उसकी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। तीसरी कैटेगरी है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र में भी इस वक्त जो मारी का सिस्टम है हमारा, मारी पेट्रोलियम का, उसके सिस्टम पे तकरीबन पाकिस्तान की 85% फर्टिलाइज़र कंपनीज को गैस मिलती है और उससे यूरिया बनता है किसानों के लिए। उसके ऊपर इस समरी में कोई चेंज नहीं है। सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पे जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर सिर्फ 70 रुपये का इंक्रीज़ किया गया, वो भी इसलिए कि उस कीमत को हमें मारी के पास कानूनी तौर पे लाना ज़रूरी था। लेकिन इस चीज़ से भी फर्टिलाइज़र और यूरिया के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो किसान को भी इंशाल्लाह कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। चौथी कैटेगरी है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हमारे मुल्क में नॉर्थ में और साउथ में अलग अलग रेट चार्ज होते थे इंडस्ट्री को। हमने इस जो डिस्पैरिटी थी, ये जो डिफरेंस था, इसको कम करने की कोशिश की है। कुछ इंडस्ट्रीज़ नॉर्थ में जो थी वो डबल पेमेंट करती थी गैस की कंपेयर टू साउथ। एक ही मुल्क की इंडस्ट्री है और इतना ज़्यादा फ़र्क मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर एक फैक्ट्री लगती है नॉर्थ में और एक फैक्ट्री लगती है साउथ में, तो इसमें डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। साउथ के अंदर चूँकि गैस ज़्यादा है, नेचुरल गैस, इसलिए इसकी कीमत अभी भी थोड़ी कम रखी गई है, लेकिन इस डिफरेंस को कम कर दिया गया है। दूसरी एक बहुत बड़ी चेंज ये हुई है कि माजी में जो पहले से फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं उनको सस्ती कीमत पे गैस मिलती थी। अगर किसी को नई फैक्ट्री लगानी है पाकिस्तान में तो उसको महंगी कीमत पे गैस मिलती थी RLNG पे। इसकी वजह से नई फैक्ट्रियाँ लगी नहीं सकती थी या बहुत कम लगती थी, क्योंकि अगर मेरे कंपेटिटर को, मेरे बराबर में कोई फैक्ट्री है जो पिछले 10-20 साल से काम कर रहा है, उसको अगर $4 की गैस या $6 की गैस मिल रही है और मुझे अगर $12 की गैस लेनी है, तो मैं कैसे उससे कम्पीट करूँगा। अब पूरी इंडस्ट्री को साउथ में एक ही कीमत पे गैस मिलेगी और पूरी इंडस्ट्री को नॉर्थ में एक ही रेट पे गैस मिलेगी, चाहे पुरानी इंडस्ट्री हो चाहे नई इंडस्ट्री हो। तो अब पाकिस्तान में इंशाल्लाह नई इंडस्ट्री लगेगी, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि इंशाल्लाह मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी। लास्ट कैटेगरी है कमर्शियल और CNG। इसमें कमर्शियल कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी मुल्क में जो 51% कंज्यूमर्स थे, जो कि उसमें होटल्स थे, दुकानें थी, उसमें 51% कंज्यूमर्स तो RLNG के रेट पे लेते थे गैस, और 49% जो कंज्यूमर्स थे उनको नेचुरल गैस के रेट पे मिलती थी। तो यहाँ भी ये फ़र्क था कि कुछ को महंगी गैस मिलती थी, कुछ को सस्ती मिलती थी। हमने इन सब को RLNG रेट के बराबर गैस कर दी है कमर्शियल कैटेगरी में। CNG के अंदर जो है उसके अंदर भी 27% लोग CNG की जो कैटेगरी में कस्टमर थे उनको RLNG रेट पे मिलती थी और बाकी 73% को नेचुरल गैस पे मिलती थी। हमने इनकी कीमत बढ़ाकर 3600 रुपये कर दी है। पहले हमारा इसको प्लान था कि 4400 करना, लेकिन फिर हमने इसको 3600 पे रखा है ताकि जो CNG इंडस्ट्री है जो कि ज़्यादातर KPK में है वो चलती रहे और उसमें कोई उनको डेंट ना पड़े। नेक्स्ट जी। तो ये जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किए डिटेल, ये इसका मकसद ये था कि हर कैटेगरी में कोई हमने अपनी मर्ज़ी से सोचे समझे बगैर इंक्रीज़ नहीं की। हर कैटेगरी में एक लॉजिक है, एक रैशनल है, सोच समझ के इंक्रीज़ की गई है। ये जो स्लाइड है इससे आपको पता लगेगा कि ऊपर वाले, अगर आप राइट साइड पे देखें तो जो लो इनकम टीयर है उसमें अगर किसी के पास एक चूल्हा है, 2 चूल्हे हैं या एक चूल्हा और एक हीटर है, तो ये लो इनकम कैटेगरीज़ हैं। तो जिसका यूसेज कम है उसको गांव में आज की तारीख में तकरीबन 1.5 से 4 सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक चूल्हा है तो उसको 1 से 1.5 सिलेंडर चाहिए होगा, छोटा चूल्हा है, 2 चूल्हे हैं तो 2 सिलेंडर चाहिए होंगे, वगैरह वगैरह। तो गांव में अगर वो LPG पे ये अपनी कंजम्पशन करता है तो उसको कम से कम 4000 रुपये कॉस्ट आती है और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये कॉस्ट आती है LPG पे। हमने इनका 400 रुपये रेट बढ़ाया है और इस कैटेगरी में जो हाईएस्ट बिल आएगा, जैसे मैंने पहले कहा कि वो 1300 रुपये आएगा। तो आज भी गैस की जो कीमत है शहरों में, जो नेचुरल गैस की कीमत है जो घरों में मिलेगी, इस इंक्रीज़ के बाद भी गांव के मुकाबले में कम है। और ये कंजम्पशन पैटर्न आपके सामने है। हम ये तमाम स्लाइड्स आपको देख लीजिएगा, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, कोई सवाल जवाब हो तो हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी है, अगर उसको आप देखें तो जिस तरीके से, जो लेफ्ट पहला कॉलम है, जिस तरीके से गैस की कंजम्पशन बढ़ रही है उस तरीके से रेट बढ़ रहा है। जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, जो 4 HM³ से ज़्यादा करता है, उसका रेट 4000 रुपये पर यूनिट आ गया है, जो कि LPG के रेट के करीब आ गया है। तो इसमें हमने एक प्रोग्रेसिव स्केल फॉलो किया है। जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ती है इसका मतलब कि वो साहिब हैसियत ज़्यादा है और जो इसकी ज़्यादा जो अमीर कैटेगरी है वो ज़्यादा पेमेंट करेगी बमुकाबिल गरीब और मिडिल क्लास के मुकाबले में। राइट साइड पर हमने बता दिया है कि जो
डिफरेंट हाउस होल्ड्स हैं उनकी कैटेगरी कितनी होगी, कौन से चूल्हे जलेंगे, कहाँ पे हीटर जलेंगे, कहाँ पे कितने गीज़र जलेंगे वगैरह वगैरह, सारा एनालिसिस हमने करके इसके बाद ये इंक्रीज़ की है। नेक्स्ट जी, यहाँ पर अगर आप देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये पहला जो बॉक्स है प्रोटेक्टेड का, उसमें 57% जैसे मैंने कहा हमारे कंज्यूमर्स हैं मुल्क के। 57% कंज्यूमर 31% गैस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बिल उनको सिर्फ 12% होगा। तो 57% कंज्यूमर 31% इस्तेमाल करेंगे लेकिन 12% पेमेंट करेंगे, जिसका मतलब ये है कि इस इंक्रीज़ के बाद भी उनको जो गैस मिल रही है उनकी कंजम्पशन के मुकाबले में 33% पर मिल रही है, तो 66% उनको हम सब्सिडाइज़ कर रहे हैं। जो बीच में है अनप्रोटेक्टेड अप टू 1.5 HM3, ये वो कैटेगरी है जो मिडिल क्लास है हमारी। ये 36% कंज्यूमर्स हैं, 41% गैस लेंगे और उनको 37% पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर जितनी वो गैस इस्तेमाल करेंगे तकरीबन उतनी ही पेमेंट करेंगे, थोड़ी सी कम करेंगे। तो इनको हमने जिस गैस की कंजम्पशन जितनी है उसके हिसाब से रखा है। जो अमीर तबका है वो 7% हमारे मुल्क में है, वो 27% गैस इस्तेमाल करेगा लेकिन 52% पेमेंट करेगा। तो जो अमीर तबका है वो जो है वो इन अ वे ज़्यादा पेमेंट कर रहा है बमुकाबिल गरीब तबके के और मिडिल क्लास के। लेकिन इस अमीर तबके में भी एक चीज़ हाईलाइट करना ज़रूरी है कि ये कोई सब्सिडाइज़ नहीं कर रहे हैं गरीब आवाम को, ये वो कीमत दे रहे हैं जो कि उनको देनी चाहिए, क्योंकि इनकी कीमत भी जो हाईएस्ट जो है वो LPG के करीब है। LPG से ऊपर हम किसी को लेके नहीं गए, तो ये एक्चुअल फेयर कीमत अदा कर रहे हैं। अगर हमने किसी को सपोर्ट किया है तो प्रोटेक्टेड को और मिडिल क्लास को सपोर्ट किया है। कंबाइंड जो है 57 और 36 ये बन जाते हैं 93% ऑफ द कंज्यूमर। तो 93% 93% कंज्यूमर आज भी पाकिस्तान में जो गैस की कीमत अदा करेंगे इस इंक्रीज़ के बाद भी, वो कम होगी बमुकाबिल इसके कि जो कि एक्चुअल गैस की कॉस्ट आती है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं जी। ये जी आखिरी स्लाइड है ये। इसके अंदर हमने आपको ये बताया है, अगर आप देखें तो इसमें हमने तमाम कैटेगरीज सामने रख दी हैं, डोमेस्टिक, बल्क, रोटी तंदूर। इस स्लाइड में एक्चुअली जो कीमतें लिखी हुई हैं मेरे पास वो स्लाइड पे अपीयर, स्क्रीन पे अपीयर नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअली स्लाइड में सारी कीमतें लिखी हैं। जो डोमेस्टिक कैटेगरी है, जो घरों के अंदर हम गैस दे रहे हैं, उनको जो एवरेज कीमत चार्ज हो रही है 1 यूनिट की वो तकरीबन 1000 रुपये हो रही है। बल्क को 2000 है। अब आप देखें जो 3 कैटेगरीज़ हैं, घर, रोटी तंदूर और यूरिया, इन तीनों में हमने बहुत ही लो रेट रखा है। जो घरों के अंदर हम 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, अगर आप देखें उसमें नीचे -139 लिखा हुआ है, तो घरों को आज भी गवर्नमेंट 139 अरब की सब्सिडी दे रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घरों को इस इंक्रीज़ के बावजूद 139 अरब की सब्सिडी और सपोर्ट जा रहा है सरकार की तरफ से, और उनका रेट 1000 रुपये रखा गया है, जो कि बाकी कैटेगरी से बहुत कम है। बल्क का रेट है 2000, कमर्शियल का है 3900, पावर का 1050, सीमेंट का 4400, इंडस्ट्री का 2100, 2400, 2500, 2200 और CNG का 3600। यहाँ पे नंबर्स अपीयर नहीं हो रहे इसलिए बता रहा हूँ। इसमें जो सबसे कम से कम कीमत रखी गई है गैस की, घरों के लिए 1000 रुपये, रोटी तंदूर के लिए 700 रुपये, उसमें हम 2 अरब की सब्सिडी देंगे और सपोर्ट देंगे। और जो तीसरा है फर्टिलाइज़र यूरिया, उसको हम रेट चार्ज कर रहे हैं 580 रुपये, उसमें हम 45 अरब का सपोर्ट देंगे। तो यूरिया, यूरिया, रोटी तंदूर और घरों को सपोर्ट और सब्सिडाइज़ किया गया है। और घरों के अंदर भी जो लो इनकम कैटेगरीज़ हैं, जो मिडिल इनकम कैटेगरीज़ हैं, उनको रेट लो चार्ज किया गया है, अमीर आवाम को ज़्यादा चार्ज किया गया है। एक तासुर ये भी था कि जी इंडस्ट्री को या पाकिस्तान के बिजनेसमैनों को सपोर्ट किया गया है, बिल्कुल गलत तासुर है। घरों में अगर 1000 रुपये के हिसाब से गैस जा रही है तो इंडस्ट्री को 2100, 2200, 2400 और 2500 के हिसाब से जा रही है। इस इंडस्ट्री में भी हमने एक फ़र्क ये रखा है कि जो नॉर्मल इंडस्ट्री है उसको हम एक्सपोर्ट को 2100 और नॉन एक्सपोर्ट को 2200 के हिसाब से देंगे, लेकिन जो कैप्टिव प्लांट्स हैं चूँकि वो इनएफिशिएंट हैं, इतने एफिशिएंट नहीं है, तो उनका रेट हमने ज़्यादा रखा है 2400 और 2500। तो इस समरी में हमने कैप्टिव को भी आंसर करने की कोशिश की है कि उनको हम सस्ती गैस ना दें। तो ये सारी लॉजिक थी, इस हिसाब से बढ़ाया गया है गैस की कीमतें। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को अब गैस सेक्टर में कोई नुकसान नहीं होगा। जितने कीमत पे हमें गैस मिलती है उतनी कीमत पे हम बेचेंगे, और हम इसी तरीके से आने वाले वक्तों में भी जो हमारी आवाम है उसको सपोर्ट करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ये जो गैस सेक्टर का लॉस रुकेगा, इसके बाद हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के खसारे हैं वो कंट्रोल में आएंगे, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बढ़ेगी। थोड़ा वक्त लगेगा इसके अंदर, बिकॉज फ़ौरन तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क के ज़खायर जब निकालेंगे तो फिर हमें
फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और फ्यूचर में गैस कीमत कंट्रोल में रहेगी। थैंक यू वेरी मच। मकबूल जी। ताहिर शरानी साहब। अच्छा मिनिस्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि पहले जो समरी भेजी गई थी एक्सपोर्ट नॉन एक्सपोर्ट और सीएनजी की, तो 1200 से 2600 पे लेकर गए आप और दूसरे को आप 2050 पे, यानी किस बेसिस पे इतना बड़ा डिफरेंस आप लोगों ने 550 रुपये पर एमएमबीटीयू रखा और सीएनजी को दोबारा 800 आप लोगों को कम करना पड़ गया। तो ये पेट्रोलियम डिवीजन में कोई अकाउंटेबिलिटी भी है, कोई बेसिस भी होती है? आप लोग समरी मूव करते फिर उसी समरी को दोबारा आपको लेना पड़ गया कल, ठीक है। दूसरा, इसके साथ ये बताइएगा कि जो, क्योंकि आप पावर डिवीजन के भी मिनिस्टर हैं, तो पिछले हफ्ते वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो विंटर पैकेज था उस पर भी सवाल रेस किए हैं। तो पहले समरी भेजने से पहले कोई कंसेंसस, कोई मीटिंग शीट होती है या नहीं होती? हमें तो इस तरह नजर आ रहा है जैसे कोई बड़ा मिसमैनेजमेंट होती है मिनिस्ट्री में, अच्छा, डिवीजन में, तो उसके बाद ये होता है। नहीं तो कैसे मिसमैनेजमेंट होती है ज़रा बताएं तो सही। मैं पूछ रहा हूँ सर कैसे? कि मिसमैनेजमेंट होती है, क्या होता है कि इस तरह समरी मूव होती है फिर दोबारा रिवाइज करना पड़ता है, फिर इतना बड़ा चलिए बता दें। दूसरा साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आपका तारुफ करवाया जी जी वजीर तवानाई का, जी। हालांकि आप वजीर तवानाई तो नहीं है, आप तो वजीर पावर और पेट्रोलियम है। फेडरल जो कैबिनेट है उस 18 मिनिस्टर में से सिर्फ 2 मिनिस्टर्स हैं जिसमें आप भी शामिल हैं, जिसके पास कोई मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो नहीं है। तो निगरान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी नज़र में आपकी इंपॉर्टेंस कम है, ये क्या है कि आपको अभी तक मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो नहीं दिया? अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ मुल्क में 2 मिनिस्ट्रियाँ अलग अलग हैं, पावर और पेट्रोलियम। ये डिवीजन है सर, मिनिस्ट्री नहीं है। चलिए, तो ये दोनों मिनिस्ट्रियाँ हैं, डिवीज़न हैं। तो जो मुझे सरकार ने, इस मुल्क ने जो पोर्टफोलियो दिया है, मुझे उसी में काम करना है। और तो कोई मिनिस्टर तवानाई का या पावर का या पेट्रोलियम का नहीं है। तो ये जो पावर और पेट्रोलियम के काम करने वो मेरी ज़िम्मेदारी है, तो मैं करूँगा, चाहे डिवीज़न हो चाहे मिनिस्ट्री हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा ख्याल है कि अगर काम हो रहा है तो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के मफाद में काम करें, तो मिनिस्ट्री हो या डिवीज़न हो, इससे आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पहली बात। अब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि फ्यूचर में एक जुमला कह देता हूँ, सराकी में कहते हैं अखरां दे विच जोई अड़िया इश्क दी झाड़ी मूर ना चढ़िया। आगे चल। अच्छा, दूसरा आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो इम्पोर्टेंट मैटर है, जो आपका पहला सवाल, अच्छा, जो इम्पोर्टेंट मैटर है, जो आपका पहला सवाल है, वो आई थिंक इम्पोर्टेंट है। और ज़ाहिर बात है कि यहाँ मिलने का मकसद ही ये है कि अगर किसी का भी कोई कमेंट हो, कोई क्रिटिसिज्म हो, कोई सवाल हो, किसी चीज़ में अगर बेहतरी की गुंजाइश हो, तो वो आप पूछेंगे और हमारा फ़र्ज़ है कि उसको हम सुने और जहाँ बेहतरी हो सकती है वो करें और उसको रिस्पॉन्ड करें। तो देखिए, पहली बात तो ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये है कंबाइंड विजडम, मिसमैनेजमेंट नहीं है। अगर एक मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री अगर ख़ुद ही फैसला कर ले और समरी में ऐसी समरी लेके जाए कि जिसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश ही ना हो, तो फिर तो ना ईसीसी की ज़रूरत है, ना कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी की ज़रूरत है, ना कैबिनेट की ज़रूरत है। ये कैबिनेट, ये कमिटीज़ ये बनती इसलिए हैं कि जब एक मिनिस्ट्री अपना प्रपोज़ल लेके जाती है तो उसके ऊपर तमाम मिनिस्टर्स के, जो उस कमेटी में हैं या कैबिनेट में हैं, जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो तजुर्बेकार लोग हैं, जो कि पिछले 20-20 सालों से सिस्टम के अंदर हैं, उन सब का ओपिनियन आ जाए और उन चीज़ों पर बहस हो, डिस्कशन हो और फिर एक फ़ैसला ऐसा हो कि जो मुल्क के मफाद में बेहतर हो। मकसद ही ये इन फोरम्स का। हम कोई भी समरी आती है उस पर बहस होती है, उस पर डिस्कशन होता है। कुछ समरीज़ पे कहा जाता है कि जिसमें आप ये चेंज करके ले आएँ, कुछ समरीज़ में कुछ रद्दो-बदल करके अप्रूवल हो जाती है, कुछ समरीज़ में एज इट इज़ अप्रूवल हो जाती है, डिपेंडिंग के तमाम लोगों का वहाँ पर क्या एक कंबाइंड विजडम से फ़ैसला हो रहा है। हम जो समरी लेकर गए थे, ये इसमें आपने जैसे कि देखा कि बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। सिर्फ इंडस्ट्री में 4 कैटेगरीज़ हैं, एक्सपोर्ट, नॉन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का कैप्टिव, नॉन एक्सपोर्ट का कैप्टिव, 4 कैटेगरीज़ हैं। इसमें हमें हर कैटेगरी को बहुत डिटेल में देखना था, बहुत संभाल के देखना था, उसका एनालिसिस करना था। आज की तारीख में अगर हमें पता है कि पाकिस्तान के 51% कमर्शियल यूज़र्स एलएनजी पे थे, 49% नॉन एलएनजी पे थे, 27% सीएनजी एलएनजी पे था, 73% नॉन एलएनजी पे था। कौन सा कंज्यूमर कितने चूल्हे जला रहा है, उसका क्या रेट था, कौन सा कंज्यूमर कितने गीज़र जला रहा है, कितनी हीटिंग जला रहा है, ये सारा डेटा, ये एनालिसिस आपको तो मैंने 6-8 स्लाइड में दिखा दिया। इसके पीछे कोई 100 स्लाइड्स और बेतहाशा एक्सेल शीट्स हैं। ये पूरा एनालिसिस एक एक चीज़ देखने के बाद हम जब लेकर गए ईसीसी में,
फिर कैबिनेट में, तो वहाँ पर और पहली बात तो जब हमने इसको पब्लिसाइज़ किया, तो जब पब्लिसाइज़ हुआ ये, तो उसमें फिर मार्केट से सारी बातें फीडबैक आता है। तो इंडस्ट्री का फीडबैक आया, सीएनजी का फीडबैक आया, हमने उनसे इंटरेक्शन की, उनसे मिले, उनसे बात की, तो फिर अगर एक बेहतरी की गुंजाइश थी तो हमने वो की। हम 1100 से ऑलरेडी 2050 का रेट था एक्सपोर्ट के लिए और 2600 का रेट था नॉन एक्सपोर्ट के लिए। हमने 2050 और 2600 में 550 का जो फ़र्क था, तो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज़ को उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था। तो जब हमने उनसे इंटरेक्शन की और नंबर्स किए, तो फिर हमने इसका एक बेहतर हल निकाला कि हमने 2100-2200 प्रोसेस के लिए और 2500 और 2400-2500 कैप्टिव के लिए। तो ये उनसे इंटरेक्शन करने के बाद और सिमिलरली सीएनजी से इंटरेक्शन करने के बाद ये हल निकाला। तो ये तो एक बेहतरी की गुंजाइश जो थी तो वो हमने कर ली। दैट्स इट। ज़ीशान यूसुफ जी। मेरे एक दो सवाल थे। एक तो समरीज की आपने बात की, जो नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनके लिए जो पहली समरी आई थी उसमें उनके लिए 2600 रुपये फी बीटीयू था, जो कि 2500 रुपये कर दिया गया है, 100 रुपये की कमी कर दी गई है, क्यों? दूसरे सर, फर्टिलाइज़र ठीक है आप किसान को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन एंग्रो 200 रुपये फी MMBTU गैस ले रहा है, फातिमा फर्टिलाइज़र 580 रुपये, एक चूल्हा जलाने वाले के लिए तो आपने 10 रुपये फिक्स चार्जेस 400 से कर दिए, लेकिन इनको नहीं चला। और लास्ट में सर, आपको नहीं लगता कि जो माजी की पॉलिसीज है वो बड़ी रॉन्ग थी कि हमने लोगों को गैस आदि तो किया लेकिन अल्टरनेटिव कोई नहीं दिया? लोगों ने गाड़ियाँ CNG पर शिफ्ट की, लेकिन अब हम मसाइल में फंसे हुए, तो अल्टरनेटिव हुकूमत क्या है? बोल दे सर। वही खाद फैक्ट्रियों के हवाले से है कि खाद फैक्ट्रियां जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली सनत बन चुकी है, तो आप उनको फिर भी सस्ती गैस देते जा रहे हैं। आप उनको कहें कि वो मुनाफा अपना कम कर ले, काश्तकार को क्यों नहीं देते उसी तरह रिलीफ देते हैं? सतीश मलिक साहब के दौर में ये एक आया था कि किसान को डायरेक्ट सब्सिडी दी जाए, बजाय इसके कि खाद कंपनियों को दी जाए, क्योंकि यहाँ से जो है वो खाद स्मगल हो जाती है सस्ती गैस के साथ, और इसी वजह से प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो हुकूमत उस तरफ क्यों नहीं फोकस करती कि आप डायरेक्ट किसान को फ़ायदा देने की बजाय खाद कंपनियों को फ़ायदा दें? शुक्रिया। और भी सवाल अगर करने एक दो कर लें फिर मैं एक साथ जवाब देता हूँ ना। ठीक है सोलंकी साहब, विथ योर परमिशन। जी जी प्लीज़ आप कर लें, प्लीज़ चले। दोनों कर लेंगे। जी जी मुश्ताक साहब कर लें। मैं सर, आपने एक प्रपोजल बनाई थी जिसमें मैंने लिखा भी था, तो आपने खुद कहा कि जो सब्सिडी लेती है फर्टिलाइजर कंपनीज को 90 अरब के करीब, वो किसानों को नहीं जा रही। ये आपने प्रपोजल में लिखा जिसमें काफ़ी सोच रहा है, वो छप भी गई इस कॉपी में। तो वो प्रपोजल आपको दिया किसने थे ये तो बताएं। मेरा प्रपोजल आपने दिया, नहीं, मैंने नहीं दिया। आपने खुद दिया मैंने अपने ऑफिस में काम किया था उसके ऊपर, अगले दिन वो अखबार में था। पहले भी आप बताएं कि किसने दिया था। सर, आपने खुद दिया। नहीं, मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, मिला ही नहीं हूँ कभी आपसे। मिलके नहीं लोग देते। चले सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं। मुझे सर ये बताइए कि आपने वो उसको जो 19 का आपने खुद ये कहा है, जी जी, तो अब उसका आप क्या मैकेनिज्म बना रहे हैं ताकि अगर आप सब्सिडी हुकूमत की तरफ से जाती है, टैक्स पेयर्स का ही पैसा होता है, जी। वो खासकारों तक किसी तरीके से पहुंचनी तो चाहिए। मैं जवाब देता हूँ। ठीक सर। सर, सवाल ये है कि एक तो खाद फैक्ट्री के हवाले से ये जो पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी थी वहाँ पे भी उनको बुलाया गया था और वहाँ पे ये मामला डिस्कस हुआ था कि 1400 रुपये पर बैग इनको प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन ये इसको मिसमैनेज कर रहे हैं, उसके अलावा स्मगलिंग करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा। उसके बावजूद आपने पहले प्रपोजल में शामिल किया हुआ था, फिर किसने ये रुकवाया कि इनको सब्सिडी दी जाए? और दूसरी बात यह है कि ये आसान तरीका रह गया पावर सेक्टर का या गैस सेक्टर का, जो लॉसेज है, चोरी है, लीकेज है या UFG है, उसको डायरेक्टली कंज्यूमर पर डाल दिया जाए, और जो अपनी मराहत है इस सेक्टर में जो काम कर तो रहे हैं। रिपीट कर देंगे आखिरी सवाल। आखिरी सवाल ये है कि ये रह गया, वायदा ये रह गया कि कंज्यूमर ही इसकी कॉस्ट पे करे। इनएफिशिएंसी किसी की है, चोरी है, लॉसेज है, दोनों सेक्टर में, तो आई थिंक एंड आप कंज्यूमर पे डालते हैं। इसका और कोई हल नहीं है कि ये जो बड़ी बड़ी सैलरीज वाले इनको भी काट लगाएगा? नहीं समझा नहीं मैं, आप क्या कह रहे हैं? इस सेक्टर में जो DG गैस और जुडिशियल को आप देख लें, इनकी जो पे स्ट्रक्चर है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, वो आम पूरे कंज्यूमर का, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, ये जो आपने 57% बताए, साल का अगर इसको कंपेयर किया जाए उसकी सैलरी के साथ, तो इनका बिल फिर भी कम, उनकी सैलरी ज़्यादा है। तो आप बजाय उधर कट लगा दें अच्छा मैं जवाब देता हूँ। पहले मैं इसके बाद ले लूँगा, ये जवाब दे दूँ बहुत सारे सवाल। आपने कहा कि कितने 6 मिलियन टन्स, हाउ मेनी बैग्स? 120, हाउ मेनी बैग्स? 120 मिलियन बैग। आपने कितना का 1400? पहली बात
मैं सीक्वेंस में नहीं दूंगा, मैं वहाँ से चल रहा हूँ रिवर्स। देखें, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 1400 रुपये पर बैग फर्टिलाइज़र कंपनीज मुनाफा कर रही हैं। पाकिस्तान में 6 मिलियन टन फर्टिलाइज़र बनती है साल की, 120 मिलियन बैग्स बनते हैं। तो अगर मैं 120 मिलियन बैग्स को मल्टीप्लाई करूं 1400 से तो 170 अरब का नफ़ा होता है। तो पहली बात तो फर्टिलाइज़र कंपनीज 170 अरब रुपये नहीं बनाती हैं, ये हम इस्टेब्लिश कर लें। तो ये नंबर जो है 1400 अरब का, ये गलत है, ठीक है। ये 1400 अरब नहीं है, कम है, 1400 रुपये पर बैग ना, तो 170 अरब हो गया। फर्टिलाइज़र कंपनीज का नफ़ा 170 अरब नहीं है, तो ये नंबर गलत है। दूसरी बात, हम फर्टिलाइज़र कंपनीज को जितनी सब्सिडी गैस में देते हैं उनसे हम यूरिया के मद में ज़्यादा सब्सिडी लेते हैं, क्योंकि हम उन्हें सस्ती गैस देते हैं तो सामने यूरिया सस्ता बिकता है फार्मर को। अब ये तो एक फ़ैसला करना है मुल्क को कि अगर हम सस्ती गैस नहीं देंगे, महंगी देंगे, तो यूरिया की कीमत बढ़ जाएगी। तो जितनी हम सब्सिडी गैस में दे रहे हैं उससे ज़्यादा हम बेनिफिट ले रहे हैं, पहली बात। अब ये जो कंपनीज़ हैं, ज़ाहिर बात है कि ये काफ़ी अरसे से हैं, पुरानी हैं, काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है, तो नफ़ा वगैरह तो इनका अच्छा होगा। लेकिन जो फर्टिलाइज़र की ओवरऑल रिजीम है ना पूरी, कि हम किस कीमत पे गैस देते हैं और किस कीमत पे यूरिया मिलता है, इसको ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा। इस समरी में, इस गैस प्राइस इंक्रीज़ में हम उसको नहीं कर सकते थे, और हमने फर्टिलाइज़र कंपनीज़ की कीमत इसलिए नहीं बढ़ाई है, किसी एक भाई ने पूछा था कि अगर वो बढ़ाते तो यूरिया की प्राइस बढ़ जाती, किसान को यूरिया महंगा मिलता तो आपको अनाज महंगा मिलता, मुल्क में महंगाई ज़्यादा होती, तो इसलिए वो हमने यहाँ पे नहीं बढ़ाई है। लेकिन जैसे गोविंद साहब ने भी कहा, ये हमने ख़ुद ने वर्किंग की है कि अगर हम गैस किस प्राइस पर गैस दें और किस प्राइस पर यूरिया बिकेगा कि गवर्नमेंट को सब्सिडी इम्पैक्ट कम हो, ये एनालिसिस करना है। लेकिन इसमें हम अगर एक प्राइस पे गैस दे रहे हैं और पाकिस्तान में 3400 रुपये का 3400 रुपये का बैग मिल रहा है यूरिया का, इंपोर्ट आज की तारीख में आपको 7000 रुपये का पड़ेगा, तो हमारे मुल्क में यूरिया आधी कीमत पर मिल रहा है इंपोर्ट के मुकाबले। वो इसलिए है कि हम सबसे सस्ती गैस देते हैं। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे मुल्क से यूरिया स्मगल भी होता है क्योंकि सस्ता है, तो इन अ वे हमारी सस्ती गैस स्मगल हो रही है अगर सोचा जाए, तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस पूरी रिजीम को देखना चाहिए। लेकिन अभी हमें तकरीबन 2-2.25 माह हुए हैं। ये जो नुकसान था 400 अरब का, इसको रोकना पहली प्रायोरिटी थी। हम साथ साथ इसको देख रहे हैं, आपने खुद ने कहा कि हमने वर्किंग की हुई, मेरी वर्किंग आपने देखी, तो हम काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ पर हम बिल्कुल काम कर रहे हैं, और हमारा जो अब नेक्स्ट टारगेट है उस पूरी रिजीम को देखना, और किस तरीके से फर्टिलाइज़र कंपनीज़ जो हैं वो यूरिया एक सर्टेन प्राइस से बेचें और हम किस प्राइस पे गैस दें कि सब्सिडी का इम्पैक्ट गवर्नमेंट को कम से कम हो और हमारी स्मगलिंग जो है वो बंद होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। जहाँ तक सवाल है कैप्टिव का, तो किसी ने पूछा था कि पहले कैप्टिव का रेट 2600 रुपये था। कैप्टिव का रेट 2600 नहीं था। जो पहली समरी थी उसमें जो एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट खाली 2 कैटेगरीज थी। एक्सपोर्ट कैटेगरी को हमने 2050 रखा था और नॉन एक्सपोर्ट को 2600 रखा था। लेकिन देखें, ये बात समझना ज़रूरी है कि हम जब एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट कहते हैं तो ये थोड़ा सा ये एक मिसलीडिंग टर्म है पाकिस्तान में। एक्सपोर्ट का मतलब, नॉन एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं हमारे मुल्क में कि वो इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट ही नहीं करती हैं। ये हमने कैटेगराइजेशन जो की है, एक्सपोर्ट कैटेगरी में हमने 5 इंडस्ट्रीज़ डाली हुई हैं: टेक्सटाइल, लेदर, सर्जिकल गुड्स, स्पोर्ट्स और एक और कारपेट्स। हाँ ठीक, एक्सपोर्ट और कारपेट्स। और नॉन एक्सपोर्ट जिसको हम कहते हैं उसमें बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो क्या वो एक्सपोर्ट नहीं करती हैं? वो भी एक्सपोर्ट करती हैं। हमारे मुल्क से राइस एक्सपोर्ट होता है, हमारे मुल्क से सीमेंट एक्सपोर्ट होता है, हमारे मुल्क से कन्फेक्शनरी और फूड आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं। उन सबको हमने नॉन एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो हमने जब ये कैटेगराइजेशन की और इनमें से कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर 2600 का अगर इम्पैक्ट होता तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी। स्पेशली बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो छोटी इंडस्ट्री है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो सर्वाइव नहीं कर सकती थी। तो फिर हमने एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट कैटेगरी का फ़र्क एक तो 100 रुपये किया, 2100-2200, और कैप्टिव हमने 2400 और 2500 किया। तो 2400 और 2500 जो कैप्टिव है वो अभी भी जो पुराने रेट थे समरी के उससे ज़्यादा हमें रेवेन्यू ला के देगा, तो हमने वो वहाँ पर कवर कर लिया है। लास्टली जो आपने कहा कि लाइन लॉसेस और वो सब कुछ, देखें उसके ऊपर भी काम हो रहा है। आपने अखबारों में देखा होगा कि UFG के ऊपर भी क्रैक डाउन, इस तरह बिजली के ऊपर क्रैक डाउन है। तो हमारी कोशिश है कि UFG जो है लॉसेस हैं हमारे कम से कम हो, चोरी कम से कम हो गैस के अंदर, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और साथ साथ ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे भी काम हो रहा है। इसे मैं बार बार जो LPG कह रहा हूँ,
एलपीजी घरों के लिए ऑल्टरनेट फ्यूल है, कमर्शियल के लिए ऑल्टरनेट फ्यूल है। तो हमारी कोशिश यही है जो गैस का सही इस्तेमाल है, गैस हमारे मुल्क में पावर प्लांट्स में जानी चाहिए और उससे बिजली अगर बनेगी तो सस्ती बिजली बनेगी। हम चूँकि गैस पावर प्लांट्स को कम दे रहे हैं और गैस घरों में, कमर्शियल में, बाकी जगह जा रही है, तो इसकी वजह से बिजली का रेट ज़्यादा है। तो एनीवेज आई थिंक मैंने ज़्यादातर सवालों में जवाब दे दिए, अगर कोई रह गया तो बता दीजिएगा सर। एक सेकंड यूएफटी और एफटी की बात आपने की है, मुझे आपने ये बताया था कि कंपनीज जो हैं अब इसके बाद लॉसेस में नहीं होंगी, तो कितने % जो अलाउड है, क्या वो मिले जी जो कंपनीज हैं इन्होंने जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से रिज्यू कर रखे हैं और यूएफटी टैक्स जो है 15% तक जा रहा है, तो क्या आप इनको कहेंगे कि आपके सारे मुतालबात पूरे हो गए हैं, उनको वापस लें और वो अगर कोई भी अपने स्टैंडर्ड से ज़्यादा गैस जो भी उसकी होती है वो कंपनी खुद बियर अप करे, कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं लगे। बाकी इसका इम्पैक्ट कितना है पर मंथ? आप कंपनी से आपकी मुराद सुई नॉर्थ सुई साउथ है? ठीक। अच्छा, एक तो ये है, दूसरी सर ये है कि 4 महीने आपने ये लेट अनाउंस किए कि तो जो अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने हैं, उसका भी इसमें इम्पैक्ट डाला है या नहीं डाला, और कितना इम्पैक्ट जो पर मंथ जो है अब आवाम के ऊपर? सर इसी से मुताल्लिक मैं क्विकली जवाब दूँ, थोड़ा सा इसमें नंबर्स हैं। जो 4 महीने का इम्पैक्ट है वो डाल दिया हमने। 4 महीने जो ये काम नहीं हुआ था 1 जुलाई की जगह, उसका इम्पैक्ट तकरीबन 65 अरब का है, उसके अंदर इंक्लूडेड है। कह सकते हैं जुलाई से ही गैस की कीमत बढ़ेगी? गैस की कीमत तो 1 नवंबर से बढ़ी है, जुलाई से तो नहीं बढ़ी। इम्पैक्ट तो इसलिए डालना पड़ा ना, अगर आपको लॉसेज नहीं करने तो ज़रूरी है, लेकिन जुलाई से नहीं बढ़ी, 1 नवंबर से बढ़ी। दूसरी बात ये कि जी जो कंपनीज़ हैं उनके यूएफजी जो हैं, जो अलाउेबल हैं, जो ओगरा अलाउ करता है, तो उसके ऊपर अगर यूएफजी है तो वो फिर कंपनीज की जिम्मेदारी है, कंज्यूमर की जिम्मेदारी नहीं है। वो गई हुई कंपनीज जो है वो गई हुई है कोर्ट्स में, श्रेय लिए हुए हैं। हाँ लेकिन वापस करवाएं कंपनीज को, क्योंकि पैसे तो हम भर रहे हैं। ठीक है, हम कंपनीज से वो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जो यूएफजी ओगरा ने अलाउ किया है, इसके ऊपर अगर यूएफजी है तो वो कंपनीज की जिम्मेदारी है, कंज्यूमर को इसमें नहीं होगा कुछ। एक मिनट जो वसीम भाई सर ये बताइएगा कि अभी आपने रिपीटेडली जिक्र होता है पावर सेक्टर में भी, यहाँ भी आपने जिक्र किया 57% को नहीं चढ़ा गया। आखिर इस 57% का जो बेंचमार्क है, इसकी तो इंडिपेंडेंटली भी इसको देखा गया है कि या ये वैसे एम ही है जैसे बना लिया गया कि 57% है, इसकी कोई सॉलिड रीजन है, इंडिपेंडेंटली इसको देखा गया। दूसरा, आपने लास्ट टाइम जिक्र किया, आज भी आप कह रहे हैं कि इससे सर्कुलर रेट 0 हो जाएगा। सर्कुलर रेट बिल्कुल भी 0 नहीं होगा। इससे पहले ये फार्मूला पावर सेक्टर में अपनाया जा चुका है। पावर सेक्टर में रिकॉर्ड टैरिफ बढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये सर्कुलर रेट कम नहीं हुआ, फिर उस पर सरचार्ज लगाएगा, इवन देन ग्रो कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा भी होगा कि जो डीएमजी कल्चर है, पावर सेक्टर की तबाही का जिम्मेदार डीएमजी कल्चर है, क्या उनके लिए भी उनकी केपीआईज लगाए जाएंगे कि यार उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, यहाँ तो समरियाँ सही तैयार नहीं हो सकती, तो सेक्टर को ये कैसे बेहतर करेंगे? तो बजाय इसके कि आवाम पे बर्डन डालने के, थोड़ा सा कंपनियों को या जो डीएमजी कल्चर है इसके लिए भी कुछ केपीआईज लगाए जाएंगे कि यार इनकी देखा जाए कि कैसे कर। पहले सवाल क्या था आपका इससे पहले? जो 57% आप कह रहे हैं, 57% ठीक। इसकी कोई इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी हुई है कि वाकई ये है, ये कंपनी तो बना दी है। और कोई सवाल मैं साथ जवाब देता सर हूँ। इस चीज़ से मुतालिक है कि ये दोनों कंपनियां जिस तरह से आपने डिस्कोर्स की कारकर्दगी बताई, उनके मामला से उनके नुकसानात सारा कुछ बताया, और उसके बाद हल बताया कि इनको निजकारी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, इस्लाहात करनी पड़ेगी, तो इन दोनों कंपनियों के बारे में भी कोई डाटा आपने इकट्ठा किया? क्या कारकर्दगी इनकी अब तक, कितना इन्होंने जो है वो आवाम से पैसा वसूल किया है, कितना जो है वो खर्च किया गया है, गैस की क्या रेशो रही है, लोगों को मिल भी रही है, नहीं मिल रही, उस हवाले से थोड़ा डाटा है? ठीक है सर। IMF के साथ जो आपने बेंचमार्क्स तय किए थे इस सेक्टर को बेहतर करने के लिए, चूँकि उनकी टीम भी परसों आ रही है, जी जी, तो क्या वो जो सारे जो टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए गए हैं पावर सेक्टर में और पेट्रोलियम में? ठीक। अच्छा, मैं तीनों जवाब दे देता हूँ। IMF के बेंचमार्क्स जो पावर और पेट्रोलियम के थे वो सारे अचीव हो गए, ऑन टारगेट है, और इंशाल्लाह उनसे हमारी मीटिंगें शुरू हो जाएंगी 2 रोज़ के बाद, तो वो अचीव्ड हैं। SSGC और SNGPL जिस तरह डिस्कोर्स का एक रोड मैप है, उसका देखें, उसका पाकिस्तान में कई बरसों से ये डिस्कशन हो रहा है कि इनकी अनबंडलिंग हो। आपने भी वर्ड सुना होगा अनबंडलिंग। उसका मतलब ये है कि एक ट्रांसमिशन कंपनी हो जाए और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है गैस का वो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए। तो इन कंपनीज़ को आप ब्रेक करके डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर दें और ट्रांसमिशन अलग कर दें,
उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर तो ये थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म काम है। केयर टेकर गवर्नमेंट में तो फ्रेंकली इसके ऊपर काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस वक्त तो हमारा जो फोकस है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर की प्राइसिंग, जो यूएफजी लॉसेस हैं उनको कंट्रोल करना, एलएनजी की इंपोर्ट, गैस पाइपलाइन लगाना, फोकस वो है। तो ये तो अगली गवर्नमेंट आके इसके ऊपर काम कर सकती है। एक और सवाल जो आपने किया था, 57%, जो 57% है वो कोई ऐसे ही हवा में नहीं है। हमारे पास पूरा डेटा है इसका, अगर आप कहेंगे तो हम शेयर कर लेंगे आपके साथ। पाकिस्तान में कोई 1 करोड़ कनेक्शन है गैस के, टोटल 10 मिलियन घरों में, उसमें से तकरीबन 57 लाख कनेक्शन जो हैं उनका यूसेज एक स्लाइड में हमने दिखाया भी था आपको कि यूसेज जो है, जिसमें लेफ़्ट साइड पे सारे वो यूसेज था, तो वो जो यूसेज है और उनका बिल कितना है, टैरिफ क्या है, उसके हिसाब से सारा एक्यूरेट डेटा है वो, तो आप ले लीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लास्टली आपने कहा कि सर्कुलर डेट बढ़ता है नहीं बढ़ता। सर्कुलर डेट मैंने जैसे कहा कि पेट्रोलियम सेक्टर में जो बढ़ रहा था अब नहीं बढ़ेगा इस एनालिसिस के बाद, ठीक है। वो हम देख लेंगे 2-4 महीने 6 महीने के बाद। देखिए पावर सेक्टर में मुझे नहीं पता कि माजी में अगर किसी ने कहा हो कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल क्लियरली बयान कर रहा हूँ कि पेट्रोलियम सेक्टर में सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, मेरे तमाम अजीज़ों की हम माजी की हुकूमतों पर तबसरा नहीं करेंगे। मेरे तमाम अजीज़ों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये अवाम फैसला करेंगे उनकी किस्मत का, जो आने वाले इलेक्शन हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में। और पावर सेक्टर में भी सर्कुलर डेट, देखिए मैंने बड़ा क्लियरली आपको बताया, सर्कुलर डेट इसलिए नहीं बढ़ रहा कि अब, लेकिन लॉसेस हैं पावर में, इसके बाद गैस में लॉसेस भी नहीं होंगे। पावर में जो लॉसेस हैं वो चूँकि बजट से आते हैं, तो सर्कुलर डेट नहीं बढ़ रहा। तो ये एक रियलिस्टिक पिक्चर है जो आपके साथ शेयर की। गुमन साहब इधरों, गुमन साहब पीछे वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन और लोग इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी देर से, वो भी आपके भाई हैं। फरमाइए जी। हैदर सिराजिया ये अच्छा, ये आपने अभी निगरान सेटअप के हवाले से कहा, वो फैसला नहीं, इस हवाले से मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें फैसला नहीं कर सकती, तो ये जिसका ताल्लुक वसी तरफ अवामी मफाद से है, गैस के हवाले से, रज़ा रब्बानी साहब मुतअद्दिद बात कह चुके हैं कि निगरान सेटअप कोई ऐसे फैसले नहीं कर सकती। जिस तरह साहब कहते रहे कि हमने इनको इख्तियार दिए हैं, उसके बाद वो कहते रहे कि आईनी इख्तियार आपको हासिल नहीं निगरान हुक्मरानों को। तो ये जो आप फैसले करने जा रहे हैं, इसका आइन में मुझे अगर कुछ थोड़ा बहुत समझा रहे हैं, कितना इख्तियार सही हैं, और ये फैसले लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगले सेटअप में खाद के मामलात भी होंगे, तो अगला सेटअप वो इन तमाम मामलात को मानेगा या नहीं, उसके लिए कैसा है? जो गैस के हवाले से जो वो तो बता देंगे आपको, बाकी जो दूसरा जो सियासी है उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। जी फरमाइए। देखिए हम वही फैसले कर रहे हैं जो कि हमारे पास लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली अथॉरिटी है। कोई ऐसा फैसला हम नहीं कर रहे हैं कि जो जिसकी अथॉरिटी ना हो। तो अभी जो प्राइस इंक्रीज़ की इसकी अथॉरिटी है, इसीलिए हो रहा है। अब आने वाले वक्तों में अगर गवर्नमेंट उसको अगर चेंज करना चाहे तो उस गवर्नमेंट का इख्तियार होगा, उसमें तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते ना आज की तारीख में। और मैं ये बता दूँ, एक सेकंड जी, एक सेकंड। रज़ा रब्बानी इस मुल्क के बहुत बड़े सियासतदान हैं, और 18वीं तरमीम के जो मामार हैं, जिसमें आर्टिकल 224 में तरमीम करके निगरान हुकूमतों का सेटअप लाया गया, जिसकी वजह से आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं, वो उनमें शामिल हैं। हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत है, इजहार राय की आज़ादी है, उनको किसी भी जमात बशमूल निगरान हुकूमत पर तनकीद करने का पूरा हक हासिल है। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो गैस कीमतें बढ़ाई हैं, इससे आपका क्या ख्याल है कि यूएफजी जो बढ़ेगी नहीं? और दूसरा ये आप देखें कि यूएफजी कौन से एरियाज में है, जिस तरह SLGCL की है बलूचिस्तान के अंदर है, और विंटर के अंदर आपको पता है कि सर्दी जो बहुत बढ़ जाती है, अब जो प्रोटेक्टेड जो है वो मजबूर हो जाता है गैस इस्तेमाल करने के लिए, तो इसकी वजह से